के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। प्रतिदिन की भांति आज पुनः आप लोगों के बीच क्लास 12th मॉडल पेपर 2021 का VVI क्वेश्चन मैथ से लेकर के आया हूं। ये मेरा 5वां लेक्चर है क्लास 12th का, आप लोगों का मॉडल सेट 1 का। आज मैं मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर दूंगा और इसके पहले मैं 4 लेक्चर में लिख चुका हूं मॉडल सेट 1 बिहार बोर्ड जो जारी की है उसके माध्यम से, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। और आप लोग सभी मॉडल क्वेश्चन को डील करें, निश्चित ही परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है इस बार आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग सभी विद्यार्थी आज का जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रही है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 तक मैं बता चुका हूं आप लोगों को। 37 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि सदिश विधि से वहां से बंद कर दीजिए। सदिश विधि से सिद्ध करें, दिखाई नहीं दे रही क्या? बताएं, सदिश विधि से सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। ये सिद्ध करना है, यानी वेक्टर मेथड से हमको प्रूव करना है A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। थैंक यू। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में। चलिए बाबू, गौरव जी, चलिए संतोष, नेहा, सुरेश, चलिए सचिन, सुरेश, अमरदीप। चलिए आज आप लोग बताएं क्वालिटी कैसी है, कैसी दिखाई दे रही है, सभी स्टूडेंट बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। चलो बाबू, तो कह रहा है कि सदिश विधि से सिद्ध करें। तो सबसे पहले देखो बाबू, एक त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब देखो बाबू ध्यान देना, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक ना। देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये ABC एक ट्रायंगल हो गया। तो डेफिनेट है, ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग सभी स्टूडेंट, ABC एक त्रिभुज हो गया। तो अब देखिए हम एक सरल रेखा लेते हैं। यदि कोई सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंबड़ा ली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मान लीजिए कि ये कोण x है, तो डेफिनेट है कि ये कोण कितना हो जाएगा? पाई माइनस x होगा कि नहीं, क्योंकि इस दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। पाई का वैल्यू 180 होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोण A है, तो डेफिनेट है ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस A होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों कोणों का योग, ये मान लीजिए A है, तो ये दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो पाई माइनस A प्लस A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो आप समझ गए। उसी प्रकार देखिए ये जो एंगल हो जाएगा पाई माइनस B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस B हो जाएगा। और ये जो एंगल हो जाएगा पाई माइनस C हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस C हो जाएगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बताएं सभी स्टूडेंट, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं रैखिक युग्म अभिगृत से यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इस दोनों का योगफल क्या होगा? 180 डिग्री। तो देखो ये जब A है, ये कोण A है, तो डेफिनेटली ये पाई माइनस A होगा। ये B है, तो ये यानी B है, ये B है, तो डेफिनेटली ये पाई माइनस B, क्योंकि ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये यदि C है तो ये पाई माइनस C होगा। अब देखिए ये A है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? A होगा कि नहीं? इसको A से इंडिकेट कर दीजिए। ये B है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है ना। ये C है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? C हो जाएगा साइड। अब देख बाबू ध्यान देना, मान लो कि इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है और ये डायरेक्शन ऐसे है, ठीक ना। अब देखो सदिश के योग के नियम से, सदिश के त्रिभुज के योग के नियम से ध्यान दीजिएगा। सदिश के त्रिभुज के
योग के नियम से, योग के नियम से, किसके नियम से? योग के नियम से। तो योग के नियम से हम जानते हैं, देखिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका अपोजिट है, तो ए वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या होगा? ये ए सी होगा, इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए सी होगा। यानी ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा? ए सी, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इस दोनों का समान डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। क्योंकि सदिशों के योग के नियम से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के बराबर होता है, ये आप समझ रहे हैं। तो अब देखो बाबू, हम वेक्टर ए सी को हम लिख सकते हैं माइनस सी ए, वेक्टर ए सी को क्या लिख सकते हैं? माइनस सी ए। तो अब देखो बाबू, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू, अब ये ए सी, वेक्टर ए सी हम इसको लिख सकते हैं माइनस सी ए। तो अब यहाँ पे देखो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस, अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो गया। यानी वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होता है? 0। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब देखो बाबू, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी का वैल्यू क्या है? वेक्टर सी है, प्लस अब वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी का वैल्यू क्या है? देखो वेक्टर बी सी का वैल्यू क्या है? ए है, तो प्लस ए कर दिए। फिर देखो वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए का वैल्यू कितना है? देखो तो बी है, तो वेक्टर बी कर दिए, इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसका मतलब हो गया बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक ना। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ क्रॉस, ए से क्रॉस गुणन करने पर दोनों तरफ ए से, वेक्टर ए से क्रॉस गुणन करने पर, क्या करने पर? क्रॉस गुणन करने पर, क्रॉस गुणन करने पर। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, दोनों तरफ कर रहे हैं, इधर भी ए क्रॉस ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर जी, यहाँ ए क्रॉस 0 दोनों तरफ कर दिए। अब देखो ए क्रॉस ए हो गया बाबू, फिर देखो प्लस ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, प्लस ए क्रॉस सी हो गया, ए क्रॉस सी। अब देखो ए क्रॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। देखो ए क्रॉस बी, फिर हो गया ए क्रॉस सी हो गया। अब देखो फार्मूला होता है, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है, ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है? 0। यहाँ पे ए क्रॉस ए है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस ए क्रॉस बी जोड़ ए क्रॉस सी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो बाबू, इसको ए क्रॉस बी है, दिखाई दे रही है ना, ए क्रॉस बी बराबर, ये प्लस में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी। तो यहाँ क्या करते बाबू, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हम जब इसको इधर लिख देंगे तो ये देखिए माइनस पहले से है, तो जब हम इसको अपोजिट उल्टा देंगे तो सी क्रॉस ए कर देंगे, तो सी क्रॉस ए कर देंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको लिख सकते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, जब इसको इधर कर देंगे और इसको उधर कर देंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ए क्रॉस बी का मान क्या हो गया? सी क्रॉस ए हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया? सी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पे इसको समीकरण ए मान लीजिए। पुनः आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रही है आप लोगों को? दिखाई दे रही है? अब इसको मिटा देते हैं तो समझ ही गए होंगे आप लोग। ध्यान दो बाबू, पुनः यहां से चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, पुनः वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। अब क्या करते हैं, जैसे ए क्रॉस यहां किए थे, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर दोनों तरफ, किससे? बी से, दोनों तरफ बी, वेक्टर बी से क्रॉस गुणन करने पर, क्रॉस गुणन करेंगे, ठीक ना, क्रॉस गुणन करने पर दोनों तरफ क्रॉस गुणन करेंगे। तो देखो किससे? वेक्टर बी से, तो वेक्टर बी इक्वल टू क्रॉस गुणन कर रहे हैं, यानी ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो अब देखो वो बी क्रॉस ए हो गया, ये बी क्रॉस ए हो गया, फिर देखो बी क्रॉस बी हो गया, जोड़ बी क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस बी हो गया, और जोड़ बी क्रॉस सी हो गया।
इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो क्रॉस इधर, जीरो बी क्रॉस जीरो भी किए तो बी क्रॉस जीरो करेंगे बाबू तो जीरो ही होगा ना। तो देखो बी क्रॉस ए हो गया, बी क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस सी हो गया। अब देखो बाबू बी क्रॉस बी का वैल्यू जीरो होगा, बी क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा जीरो, के कोई समान दोनों है तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी का वैल्यू जीरो और फिर प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो है। अब देख बाबू अब यहां पे देखो बी क्रॉस सी है यहां पे, तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए हो जाएगा। अब देखो बाबू उसी प्रकार तो बी क्रॉस सी बराबर, अब इसको हम इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो यहां पे देखो बी क्रॉस सी का मान क्या हो रहा है ए क्रॉस बी हो रहा है, यहां पे देखो ए क्रॉस बी का मान कितना हो गया सी क्रॉस ए, तो यहां पे देखो इसको समीकरण 2 मान लो, यहां ए क्रॉस बी का मान हो रहा है बी क्रॉस सी, यहां ए क्रॉस बी का मान क्या हो रहा है सी क्रॉस सी, इसका मतलब सब आपस में क्या है बराबर है, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर क्या हो रहा है बी क्रॉस सी बराबर क्या हो रहा है सी क्रॉस ए, सब आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। देखो बाबू यानी यहाँ पे ए क्रॉस बी का मान क्या हो रहा है बी क्रॉस सी, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मान क्या हो रहा है सी क्रॉस सी, इसका मतलब सब आपस में क्या है बराबर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो बराबर है वो बी क्रॉस सी के बराबर है किसके सी क्रॉस ए के। तो इसलिए डेफिनेट जब ये तीनों बराबर है तो तीनों का परिमाण भी आपस में क्या होगा बराबर, तो इसलिए देखो बाबू परिमाण ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा परिमाण बी क्रॉस सी इक्वल टू हो जाएगा परिमाण सी क्रॉस ए हो जाएगा। तो परिमाण क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए, जब यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए है तो इसलिए इसका परिमाण भी क्या होगा सर। अब देखो एक सूत्र होता है, पहले इस सूत्र पर देखो गौर करते हैं बाबू, एक साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी, यदि ए और बी वेक्टर हो बटे मॉड ए मॉड बी होता है या ए बी। तो अब देखो बाबू या ए बी के रूप में भी होता है, तो इसलिए देखो ये जो टर्म है ये गुना हो जाएगा कि नहीं इसके, तो एक देखो नहीं कुछ तो नीचे क्या है एक गुना ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर जो हो जाएगा, ध्यान देना ए क्रॉस बी बराबर जो होगा ये गुना हो जाएगा इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा ए बी यानी ए और बी इसके साथ गुना हो जाएगा और क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। याद रखिएगा ए क्रॉस बी ये दोनों नीचे इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा यानी मॉड ए लिखिए या मॉड बी लिखिए वही बात है, समझे कि नहीं। इसमें मॉड ए बराबर ए है, मॉड बी बराबर बी है और मॉड सी बराबर सी है, यानी भुजा की लंबाई है ए बी सी, भुजा की लंबाई है क्या है ए बी सी मान लिए भुजा की लंबाई है, तो इसलिए इसके रूप में मॉड ए बराबर ए होगा, मॉड बी बराबर बी होगा, मॉड सी बराबर सी होगा। तो अब देखिएगा तो साइन थीटा का एक सूत्र होता है ए क्रॉस बी बटे मॉड ए मॉड बी। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी लेंगे, इस त्रिभुज में लेंगे देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इसका मतलब देखो ए कहाँ है ए यहाँ पर है और ये बी है यहाँ पे, तो ए और बी भुजा ए और भुजा बी के साथ जो कोण बन रहा है साइन का यानी पाई माइनस सी, तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी का सूत्र क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है। तो डिफरेंट है इस त्रिभुज के अनुसार से, इस ट्रायंगल के अनुसार से, यानी यहाँ पे कोण क्या बन रहा है पाई माइनस सी, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर जो होगा मॉड ए क्रॉस बी बराबर यानी भुजा तो ए बी है यानी ए बी साइन क्या हो जाएगा थीटा, तो थीटा का मान क्या है पाई माइनस सी है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का मान हो जाएगा ए बी साइन पाई माइनस सी। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखो अगला क्या है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी जो है बाबू देखो बी क्रॉस सी यानी निश्चित है ये साइड और ये साइड से सापेक्ष में है, तो बी क्रॉस सी इसके साथ कौन क्या बन रहा है पाई माइनस ए, तो डिफिनिट है कि बी क्रॉस सी का जो मान होगा, ध्यान दीजिएगा बी क्रॉस सी का जो मान होगा डिफिनिट है बी डॉट 20 इंटू सी, अब उसके बाद क्या हो जाएगा साइन, जैसे साइन थीटा होता है तो साइन थीटा, थीटा का मान क्या है पाई माइनस ए हो जाएगा। अब देखो फिर अगला क्या है सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए यानी इस दोनों साइड के साथ होगा, तो सी क्रॉस ए का जो मान होगा ध्यान देना तो यानी निश्चित होगा सी डॉट ए सॉरी सी इंटू ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा साइन क्या होगा पाई माइनस बी। तो अब यहां देखो ए क्रॉस बी, अब देख बाबू ध्यान देना बाबू ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मान क्या है ए बी ए क्रॉस बी का मान क्या है ए बी साइन पाई माइनस सी, तो साइन पाई माइनस सी कर दिए ठीक। अब देखो बराबर बी क्रॉस सी का मॉड में बी क्रॉस क्या है बी सी साइन पाई माइनस ए है, साइन क्या है पाई माइनस ए है। अब देखो सी क्रॉस ए का मान कितना है देखो तो बाबू सी ए साइन पाई माइनस बी, साइन क्या है पाई माइनस
बी है। अब देख बाबू ध्यान देना, हम जानते हैं कि एक फार्मूला, क्या जानते हैं बाबू, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो बाबू ए बी साइन पाई माइनस सी है, ए बी साइन पाई माइनस सी है, देखो दिखाई दे रहा है ना, तो ए बी ये साइन सी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ बी सी बराबर बी सी साइन पाई माइनस सी है, तो बी सी साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। फिर देखो बराबर या सी ए साइन पाई माइनस सी, सी ए साइन पाई माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक में बाबू। अब देखो क्या करते हैं, दोनों तरफ सॉरी टोटल टर्म के साथ ए बी सी से भाग दे देते हैं, ए बी सी से प्रत्येक पदों में भाग देने पर, ए बी सी से प्रत्येक पदों में भाग देने पर, ए बी से प्रत्येक पदों में भाग देने पर क्या देंगे बाबू, भाग, ध्यान दीजिएगा, भाग देने पर। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे तो समझिएगा क्योंकि आपको समझाने के लिए काम किए थे। अब देखिएगा प्रत्येक जो टर्म है उसमें ए बी सी से भाग देंगे। देखो बाबू यहाँ पर क्या है, ए बी साइन सी है, तो ए बी साइन सी बटे क्या भाग देंगे, ए बी सी से। फिर बराबर देखो यहाँ पे क्या है, बी सी साइन ए है, बी सी साइन ए बटे किससे भाग देंगे, ए बी सी से, बटे ए बी सी से भाग दे दिए। बराबर देखो क्या है, सी ए साइन बी, सी ए साइन बी, देखो दिखाई दे रहा है ना, सी ए साइन बी, साइन बी, अब बटे किससे देंगे भाग, ए बी सी से। अब देखो ये ए और ए कट गया, ये बी और ये बी कट गया, देखो ये बी और ये बी कट गया, ये सी कट गया, ये देखो ए कट गया, ये सी और सी कट गया। क्या बच गया यहाँ पे देखो, साइन सी बटे सी बराबर क्या बच गया, साइन ए बटे ए बराबर क्या बच गया, साइन बी बटे बी। तो अब देखो ध्यान देना बाबू, ये नीचे अब सबको क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो ये देखो ये ऊपर चला जाएगा तो सी बटे साइन सी, ये ऊपर चल जाएगा तो ए बटे साइन ए, ये ऊपर चल जाएगा तो बी बटे साइन बी, सबको उलट देते हैं। ए वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, ए बटे साइन ए, देखो ये ए ऊपर चला गया, ए बटे साइन ए। अब देखो ये बी वाले को लिखते हैं, बी ऊपर चला गया तो बराबर बी बटे साइन बी, सबको ऊपर उलट दे रहे हैं, सब तो बराबर में ना है, बराबर इसको ऊपर लेते चले जाओ तो बराबर क्या हो गया, सी बटे साइन सी, प्रूव्ड। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, बताएं कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, बताएं सभी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, चलिए आदित्य समझे, चलिए एक बार और समझा देते हैं, चलिए एक बार और समझा देते हैं बाबू, समझ में आई, चलिए समझ में आई सबको, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, चलिए फिर से समझाते हैं बाबू। देखो फिर से एक बार समझाते हैं, देखो बाबू सदिश विधि से सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी में ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, ठीक है। तो चूंकि सदिश के योग के नियम से मान लो कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी क्या मान लिए बाबू, एक ट्रायंगल मान लिए, तो डेफिनेट है ये त्रिभुज एक, इसको हम आगे बढ़ा दिए ताकि यहाँ पे जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है, इस दोनों का क्रॉस गुणन जो है इस दोनों के साथ चलता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग रैखिक युग्म अभिगृत 9th में पढ़े होंगे, यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन हो जाएगा लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोण ए है तो इसका कोण निश्चित है कि 180 माइनस ए होगा कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के सॉरी रैखिक अभिगृत से यहाँ पे और यहाँ पे जो कोण बन रहा है दोनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो ए प्लस 180 माइनस ए कट जाएगा तो 180 होगा कि नहीं। तो ये कोण ए है तो डिफिनेट ये पाई माइनस ए होगा, पाई का मान 180 होता है। ये कोण बी है तो डिफिनेट ये पाई माइनस बी होगा। ये कोण सी है तो डिफिनेट ये पाई माइनस सी होगा। ये समझ गए। अब देखिए कोण ए यहाँ पे है, कोण ए के सामने के साइड को हम ए मान लिए, कोण बी है, कोण बी के सामने के साइड को बी मान लिए, कोण सी के सामने को हम साइड सी मान लिए, ठीक है ना। यानी ये साइड है ए बी सी, क्या है, इस त्रिभुज का साइड है, भुजा है। तो अब देखो बाबू, तो सदिश के योग के नियम से हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के सदिश का योग का नियम है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए सी होता है कि नहीं। ये देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन है, इसका लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। तो सदिश के योग के नियम से ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी कर दिए। तो ए बी प्लस बी सी, अब देखो ए सी है, हम इसको उलट देंगे तो ए सी को यदि सी में चेंज कर देंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी, अब इसको इधर लेते आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। तो ए बी का मान देखो, ए बी का मान कितना है, सी है, बी सी का मान कितना है, देखो बी सी का मान ए है, और सी ए का मान कितना है, देखो सी ए का मान बी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0
जीरो कर दिए। अब देखो बाबू क्या किए, दोनों तरफ इसमें a प्लस बी प्लस सी में दोनों तरफ a से क्रॉस गुणन किए, तो a से इधर भी गुना कर दिए और a से इधर भी, तो a क्रॉस b a क्रॉस c बराबर a क्रॉस जीरो, तो जीरो हो गया। तो a क्रॉस a का मान जो जीरो होता है, फिर देखो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c है। अब देखो ये प्लस में है, प्लस में जब उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस a क्रॉस c हो गया, क्योंकि ये प्लस में था उधर चला गया माइनस में हो गया। अब देखो ये a क्रॉस c है, हम इसको जब c क्रॉस a लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह फिर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये a क्रॉस b बराबर है माइनस a क्रॉस c। जब हम c को आगे ले जाएंगे, a को उधर ले जाएंगे तो फिर माइनस c क्रॉस a होगा कि नहीं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए a क्रॉस b का मान निकल गया, c क्रॉस a निकल गया। फिर देखो फिर a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो से, a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो से, फिर इसमें b से क्रॉस गुणन किए, क्या गुणन किया बाबू, क्रॉस, तो b से क्रॉस गुणन किए, b इंटू a प्लस b प्लस c, b क्रॉस a प्लस b प्लस c इक्वल टू b क्रॉस जीरो, तो b क्रॉस a हो गया, b क्रॉस b हो गया, फिर जो b क्रॉस c तो b क्रॉस c, अब b क्रॉस जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो बाबू b क्रॉस b का मान क्या हो जाएगा, जीरो, तो b क्रॉस, देखो बाबू b क्रॉस a बच गया, अब प्लस b क्रॉस c, तो b क्रॉस c को छोड़ दिए, अब इसको उधर ले गए तो माइनस b क्रॉस a हो गया कि नहीं, तो देखो b क्रॉस c का मान माइनस b क्रॉस a हो गया। अब लेकिन इसको फिर इधर कर दिए, तो ये जब इधर आएगा और वो उधर जाएगा तो फिर माइनस का चिन्ह होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये b क्रॉस c का मान क्या हो गया, a क्रॉस b, तो यहाँ पे देखो a क्रॉस b का मान c क्रॉस a भी हो रहा है, और यहाँ पे देखो a क्रॉस b का मान b क्रॉस c भी हो रहा है। इसका मतलब a क्रॉस b का मान इतना भी है और a क्रॉस b का मान c क्रॉस a है, इसलिए हम लिख सकते हैं a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a। अब देखो जब a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a होता है, तो इसका मतलब इसका मॉड भी, इसका परिमाण भी क्या बराबर होगा, इसलिए इसका परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो अब एक देखो बाबू sin थीटा का क्रॉस गुणन में हम जानते हैं एक सूत्र होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पे sin थीटा बराबर a क्रॉस b, देखिए दिखाई दे रहा है, sin थीटा बराबर a क्रॉस b बटे मॉड a मॉड b। मॉड a का मतलब होता है ये भुजा की लंबाई, मॉड b का मतलब होता है b की लंबाई, भुजा b की लंबाई, इसकी लंबाई, और इसका मतलब हुआ मॉड c का मतलब इसलिए भुजा की लंबाई। तो यह भुजा की लंबाई हम a b c ही माने हैं, इसलिए मॉड a होगा, मॉड b होगा, मॉड c ही होगा, ठीक है ना। तो sin थीटा a क्रॉस b बटे मॉड a मॉड b हो गया। तो अब इसलिए a क्रॉस b का मान क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, a मॉड a इंटू मॉड b sin थीटा, या a b sin थीटा होगा। तो यहाँ पे a क्रॉस b आया है, तो यहाँ पे देखो a क्रॉस b आया है, तो a क्रॉस b जो है किसके साथ निकलेगा, कौन कौन होगा उसके लिए, a यहाँ पर भुजा है, b यहाँ पर भुजा है, तो a क्रॉस b के लिए मेरी जो भुजा है पाई माइनस c से रिलेटेड है कौन, तो इसलिए साइन a क्रॉस b बराबर जो हो जाएगा, a क्रॉस b बराबर यानी a इंटू b साइन पाई माइनस c, क्योंकि थीटा के रूप में पाई माइनस c है, इसलिए a क्रॉस b की जगह पर a b साइन पाई माइनस c लिख दिए। उसी तरह b क्रॉस c, तो b क्रॉस c दोनों के बीच में होगा, इसका कौन क्या है, पाई माइनस c, तो b क्रॉस c का सूत्र होगा bc साइन पाई माइनस a। अब देखो यहाँ पे c क्रॉस a है, तो c क्रॉस e दोनों के साथ है, यानी पाई माइनस b का कौन लेंगे, तो b यहाँ देखो ca साइन पाई माइनस b होगा। अब देखो a b दिखाई दे रहा है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन पाई माइनस c बराबर क्या हो जाएगा, साइन c, फिर देखो साइन पाई माइनस a बराबर क्या होगा, साइन a, साइन पाई माइनस b बराबर क्या होगा, साइन b। अब क्या किए, a b साइन c हो गया बराबर b c साइन a हो गया बराबर c a साइन b हो गया। अब क्या किए, प्रत्येक पद में a b c से भाग दे दिए, जितना भी टोटल टर्म था ए बी सी से भाग दे दिए, तो देखो ए बी साइन सी बटे ए बी सी, फिर देखो बी सी साइन ए बटे ए बी सी बराबर सी ए साइन बी बटे ए बी सी। अब देखो ए और ए कट गया, बी और बी कट गया, तो साइन सी बटे साइन सी हो गया। फिर देखो ये बी और बी कट गया, सी कट गया, साइन ए बटे ए हो गया। ये देखो सी और सी कट गया, ए कट गया, साइन बी बटे बी हो गया। अब हो गया साइन सी बटे सी बराबर साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी। अब इसको उलट दिए तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो सी बटे साइन सी, ये ऊपर चला जाएगा ए बटे साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा बी बटे साइन बी। चूंकि सब बराबर है ना, इसलिए ए वाला टर्म को पहले लिख दिए ए बटे साइन ए, बी वाले को बाद में लिख दिए बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ये प्रूव्ड हो गया। अब बताइए अब आप लोग को समझ में आई? चले सभी स्टूडेंट समझ में आई? चले सभी स्टूडेंट बताए समझ में आई? चले सभी स्टूडेंट एक बार समझा दे दोबारा। हाँ चले समझ में आई? समझ गए? चलिए आदित्य कोई प्रॉब्लम? नेहा, संतोष, एलेक्स, चलिए सबों को समझ में आए? कामदेव रिवीजन करेंगे। चलिए साक्षी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिएगा मिटा रहे बाबू। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोग सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहें। मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडल सेट 1 का अंतिम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। ये देखिए आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का कहता है क्या, ताश के दो गड्डियों ताश के दो गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता यदृच्छाया खींचा जाता है। तो नंबर ए, दोनों के काले होने की। नंबर बी, दोनों भिन्न रंग के होने का प्रायिकता ज्ञात करें। देखो बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या, ताश की दो गड्डियां में से प्रत्येक से एक पत्ता यदृच्छा है, यानी दो गड्डी है। ताश में कितने गड्डी मिले हमको? बहुत दो गड्डी मिले हैं। और उसके बाद उसमें से दो पत्ता खींचा जाता है, एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, दूसरे से एक पत्ता खींचा जाता है, ठीक है ना, खींचा जाता है। तो नंबर ए में कहता है दोनों काले होने की क्या प्रायिकता है, यानी दोनों जब खींचा जाता है वो काला हो, और दूसरा क्वेश्चन दोनों भिन्न भिन्न रंग का हो। तो चूंकि देखो बाबू, पहले समझने का प्रयास करो, ध्यान दीजिए। चूंकि ताश की दो गड्डी है। अब देखिए नंबर एक में कहता है कि दोनों काले होने की। तो दो गड्डी है तो डिफिनिट है, दो गड्डी में तो 26 काले 26 काले। तो प्रथम तथा दूसरे गड्डी में काले रंगों के पत्तों की संख्या 26 होगी। दोनों गाड़ी में तो 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। तो अब देखो, माना कि पहली गड्डी के लिए घटना E1 तथा दूसरी गड्डी के लिए घटना E2 है। तो अब देखो, पहले गड्डी से जो निकालते हैं यानी PE1, तो अब देखो ताश में तो कुल 52 पत्ते होते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 52 ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो, तो चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी हो गई? 52। तो P1 यानी पहली गड्डी से काले रंग की E1 जो है, माना कि पहली गड्डी के लिए घटना E1 तथा दूसरी गड्डी के लिए घटना E2
काले रंग के लिए, काले रंग के लिए, क्योंकि काले रंग के लिए ही कह रहा है प्रश्न में, काले रंग के लिए। तो देखो नंबर पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो पहले गड्डी में काले रंग की संख्या कितनी होती है? 26। तो 26 नंबर ऑफ इवन होगा कि नहीं? नंबर ऑफ इवन, अब बटे क्या होगा? नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना है? देखो यानी नंबर ऑफ इवन यानी 26 26 होता है, यानी 26 बटे क्या होगा? 52, यानी 2 दूनी 26 दूनी 52, 1/2। अब देखो दूसरी गड्डी यानी PE2, ध्यान देना वो PE2 यानी दूसरी गड्डी, कहता है दोनों बार क्या निकले? काला, यानी ए नंबर को बना रहे हैं, देखो ए नंबर का बना रहे हैं, ए नंबर का, कहता है दोनों बार काले ही निकले, तो देखो E2 काले रंग के लिए माने हैं। तो ध्यान देना नंबर ऑफ E2, नंबर ऑफ E2 बाय क्या होगा? नंबर ऑफ S। तो आखिर दूसरी गड्डी में भी काले रंगों की संख्या तो 26 होगी, क्योंकि ताश का पत्ता है इसलिए 26 होगा, कुल तो 52 होगा ताश में, 26 दूनी 52 बराबर 1/2। अब लेकिन ये घटना देखो बाबू क्या है, दोनों घटना स्वतंत्र है, क्योंकि एक गड्डी से अलग निकाल रहे फिर दूसरे गड्डी से अलग निकाल रहे, दोनों क्या है? अलग अलग घटना है, दोनों अलग अलग घटना, इसलिए ये स्वतंत्र घटना, चूंकि घटना स्वतंत्र है, चूंकि घटना स्वतंत्र है, ध्यान देना, चूंकि घटना स्वतंत्र है, तो इसलिए हम जानते हैं कि PE1 इंटरसेक्शन E2 यदि घटना स्वतंत्र होती है तो PE1 गुने क्या होता है? PE2 होता है। तो अब देखो PE1, तो PE1 का मान कितना हो गया? 1/2। फिर देखो क्या होता है? PE2 का मान कितना है? 1/2। तो देखो 1 गुना 1 क्या हो गया? 1, और 2 गुना 2 क्या हो गया? 4, 1/4। अर्थात यानी दोनों बार, यानी ताश के यदि दो गड्डी से एक एक करके पत्ता निकालते हैं, दोनों बार यदि काले रंग के पत्ते निकलेंगे तो उसकी जो प्रायिकता होगी 1/4। इसका मतलब ए नंबर का ये सॉल्यूशन हो गया। दोनों बार क्या हो? काले रंग की पत्ता निकले, इसकी जो प्रायिकता होगी 1/4। यहां तक समझे? अभी बी नंबर बताएंगे, अभी बताएं, यहां तक समझे सभी स्टूडेंट? चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आई? चलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, लगता है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बात करने में मशगूल रहते हैं आप लोग। चलिए चलिए बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आई? चलिए तो पढ़ाई पर ही ज्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों भिन्न भिन्न रंग के होने की प्रायिकता, यानी दोनों भिन्न भिन्न। अब देखिए 1 नंबर का मिटा देते हैं, यहां देखो बाबू, यहां मिटाते हैं। अब दोनों भिन्न भिन्न, ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न रंग के हों, दोनों के यानी ताश के गड्डी से जो पत्ते निकाले जाते हैं दोनों किस किस रंग के हो? भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। ताश के दोनों गड्डी से 2 पत्ते निकालते हैं तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि 1 नंबर का तो बना ही दिए हैं। अब देखो ध्यान दो बाबू, दूसरे नंबर में क्या कहता है? दोनों भिन्न भिन्न रंग के दोनों भिन्न भिन्न रंग के पत्ते हों। दोनों किस किस रंग के हो? भिन्न भिन्न रंग के पत्ते हों, यानी अलग अलग रंग के हों। तो अब देखो दोनों अलग अलग रंग के हो तो कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यानी ताश की 2 गड्डियां हैं, तो अब देखो दोनों भिन्न भिन्न रंग के हों, तो हो सकता है, ध्यान देना, पहले बता रहे हैं, हो सकता है पहले गड्डी से लाल तो दूसरे से काली, या पहली गड्डी से काली तो दूसरे से लाल निकले, क्योंकि ताश की 2 गड्डी है। अब करता है दोनों भिन्न भिन्न रंग का हो, दोनों भिन्न भिन्न रंग का हो, तो 2 गड्डी से अलग अलग करके निकाल रहे हैं। तो एक गड्डी से जैसे मान लीजिए जाए हम लाल निकाले, लाल निकल गया, तो दूसरा गड्डी में हाथ दिए तो अब काला निकलेगा, क्योंकि भिन्न रंग का होना चाहिए। या हो ये भी तो हो सकता है कि पहले गड्डी से हम हाथ दिए तो उससे काली निकल गई हो और दूसरे से क्या हो? लाल। तो दोनों जो है निकालने का तरीका 2 तरीका हो। कितने तरीका हुई? 2। तो माना कि पहली बार लाल रंग के लिए E1 तथा दूसरी बार
दूसरी बार काली रंग के लिए E2, काली रंग के लिए E2, यानी पहली बार लाल रंग के लिए E1 तथा दूसरी बार काली रंग के लिए E2, या ध्यान दीजिएगा, या पहली बार देखिए इसमें लाल रंग के लिए पहली बार काली रंग के लिए ब्लैक तथा लाल रंग के लिए रेड आर माना। तो अब देखो माना तो ये भिन्न भिन्न रंग के, इसकी प्रायिकता मान लो कि PE, यानी 2/, तो हो सकता है कि पहली बार में वो मतलब लाल निकला, पहली बार के लिए क्या मान है, यानी PE1 होगा कि नहीं, PE1। उसके बाद हो सकता है कि पहली बार दिए तो E1 यानी काली रंग की निकली, तो उसके बाद दूसरा जो निकालेगा डी से उसके लिए क्या मान है E2, यानी PE2, ये काली रंग के लिए। या का मतलब होता है जोड़, यानी पहली बार काली रंग के लिए क्या मान ली है ब्लैक, यानी P ब्लैक इनटू दूसरी बार में क्या निकले लाल, इसके लिए क्या होगा PR। तो समझाएंगे बाबू, ध्यान देना, PE1, तो E1 हो रहा है यहां पर किसको माने, देखो E1 किसको माने हैं, पहली बार में लाल रंग के लिए। तो लाल रंग की प्रायिकता कितनी है, लाल रंग की संख्या कितनी होती है ताश में 26, हो सकता है पहली गड्डी से लाल रंग निकला 26, अब PE1 बटे कितना हो जाएगा 52, क्योंकि नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। PE2 यानी दूसरी गड्डी में ये काली निकली है, तो काली की भी संख्या कितनी होती है 26, तो ये भी क्या हो जाएगा 26 बटे 52 जोड़। अब देखो P ब्लैक, ये भी तो एक तरीका हो सकता है कि पहली बार में ब्लैक आया हो, तो ब्लैक की जो प्रायिकता होगी तो वो 26 बटे 52 होगी, 26 बटे 52। या यहां पर देखो दूसरी बार में क्या हो रेड निकली हो, तो लाल की भी संख्या कितनी होती है 26, तो 26 बटे 52 होगा। अब देखो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। तो अब यहां देखो बाबू 1/2 हो गया, अब गुने क्या हो गया 1/2 हो गया, जोड़, फिर यहां देखो 1/2 है तो 1/2 हो गया, फिर क्या है गुने 1/2 है। तो अब यहां देखो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 क्या हो गया 4, 1/1 गुना 1 1, 2 गुना 2 क्या हो गया 4। तो अब देखो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब देखो 1 + 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/4, तो 2 दूनी 4 यानी 1/2। अर्थात दोनों बार भिन्न भिन्न रंग के निकले ताश की गड्डी, उसकी प्रायिकता जो होगी 1/2 होगी। क्या होगी 1/2 होगी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग समझ में, चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आई, चलिए समझ में आई। आदित्य प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छे से मैं आप लोग को सबों को बताया हूं, आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम है चलिए बताएं, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। आप लोग देखिए बाबू, देखो ताश की 2 गड्डियां हैं, ताश की तो पहला तो बता दिए मिटा दिए, ताश की 2 गड्डी है। एक गड्डी में ताश में तो कुल 52 पत्ते होते हैं, फिर ताश में कुल 52 पत्ते हैं, 52 अलग अलग हो गया। अब कहता है कि दोनों पत्ती से एक एक करके हम रंग गड्डी पत्ता निकालते हैं, 2 पत्ता निकालते हैं, एक बार पहले गड्डी से पत्ता निकालते हैं और एक बार दूसरी पत्ता से। तो कहता है कि दोनों स्थिति में भिन्न भिन्न रंग का पत्ता निकले, इसकी क्या प्रायिकता है। भिन्न भिन्न रंग का मतलब होता है ताश में तो 2 रंग होता है, चाहे लाल चाहे काला। तो हो सकता है कि पहली बार जब हाथ दिए लाल निकल गया, तो दूसरी बार दूसरा में जो हाथ दिए उसमें क्या निकल गया काला। हो सकता है ये भी कि पहली बार जब हाथ दिए निकाले तो काला निकल गया, तो दूसरी से लाल निकल गया। ये दोनों में क्या हुआ भिन्न भिन्न रंग के हुए कि नहीं। तो यही पर यहां पर देखो सबसे पहले यानी दोनों भिन्न भिन्न रंग का पत्ता हो उसके, तो सबसे पहले हो सकता है कि पहली गड्डी से लाल निकले तो दूसरे से गड्डी से क्या निकलेगा काला। या हो सकता है, या मतलब होता है जोड़, याद रखना बताए प्रोबेबिलिटी में, या मतलब होता है जोड़, या और उसके बाद और या तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन, हम सब बताएं। तो देखो हो सकता है कि पहली गड्डी में जब हाथ दिए तो लाल रंग का निकला, तो डेफिनेट है दूसरे से हमको काला रंग का निकलेगा, तभी भिन्न भिन्न रंग का होगा। या दूसरा तरीका ये भी तो सकता है कि पहली गड्डी से काली रंग का निकला हो और दूसरे से क्या निकला हो लाल। तो यहां पर 2 स्थिति बन रहा है ना, कि पहले बार में लाल निकले तो दूसरे काला, या हो सकता है पहले बार में काला निकले तो दूसरा बार लाल। तो ये कुल 2 तरीका मेरे पास हुआ भिन्न भिन्न रंग का
निकालने का पत्ता। तो अब देखो, माना कि पहली बार लाल रंग के लिए घटना E1 और दूसरी बार जो गड्डी निकले काले रंग के लिए E2। उसके बाद देखो ये भी तो हो सकता है, पहली बार काली रंग के लिए ब्लैक यानी B और दूसरी बार जो दूसरी गड्डी से निकाले लाल रंग के लिए उसको रेड। तो यहां पर जो हो रहा है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E मान लिए कि दोनों बार भिन्न भिन्न रंग का पत्ता निकले का प्रायिकता क्या मान लिए PE। तो हो सकता है कि PE1 किसके लिए माने हैं, पहली बार लाल रंग के लिए, तो PE1 फिर देखो गुना PE2 यानी दूसरी बार में क्या हो काली रंग के निकले, या मैंने जोड़ होता है, हो सकता है कि पहली बार ब्लैक निकला हो उसके बाद रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। तो हम जानते हैं कि लाल रंग की जो संख्या होती है 26, कुल कितना होता है 52, तो 26 बटे 52। PE2 तो दूसरे गड्डी से काली रंग के निकले तो कालियों की संख्या 26 बटे 52 होगा कि नहीं। जोड़ P ब्लैक यानी दूसरे हो सकता है कि ब्लैक, तो काली की संख्या कितनी होती है 26, अब बटे क्या हो जाएगा 52, फिर P रेड यानी 26 बटे 52, 1 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 1 गुना 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2 जोड़ 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2, तो 1 गुना 1 क्या हो गया 1, 2 गुना 2 क्या हो गया 4, 1 गुना 1 1, अब फिर 2 गुना 2 4, 1 बटे 4 जोड़ 1 बटे 4, 1 कल 4 4 कल उत्तम 4, 1 जोड़ 1 2, 2 बटे 4 2 दूनी 4 1। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए समझ गए, चलिए समझ में आई सबको। चलिए तो आप लोग अच्छे से आप लोग बात कीजिए, पढ़ाई बंद करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के बीच, सभी स्टूडेंट देखेंगे और पुनः नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच सेट 2। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देते हैं और बता देते हैं। आप लोग यदि क्लास नहीं अच्छी तरीके से ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग के फायदे के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, आप लोग को काफ़ी लाभ मिलेगी इससे एग्जाम में। चलिए ओके बाय, टेक केयर।